दिल्ली में क्या वाकई एक ऐसी स्थिति बन गई है जब चुनाव ही एकमात्र रास्ता है? एलजी से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं। उनके साथ मनीष सिसोदिया हैं। जो जानकारी आ रही है उसमें उपराज्यपाल से मिलने केजरीवाल, हालांकि दोपहर में ही कहा गया था, लेकिन केजरीवाल की तरफ से पत्र भेजा गया कि अभी मेरी व्यस्तता है, आप कहें तो शाम में मिल लें। तो शाम का वक्त शाम 6 बजे का निर्धारित किया गया और अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। एक लिहाज से देखें तो बीजेपी ने इससे पहले बहुत साफ तौर पे कह दिया है कि हम अब चुनाव चाहते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और संसदीय बोर्ड का फैसला। इसकी जानकारी सतीश उपाध्याय, जो कि बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी दी थी। और अब उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी ये बात आ गई थी कि हम चुनाव चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल से मशविरा, और ये मशविरे का वक्त दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त ये जिक्र किया गया था कि बाकी तमाम पार्टियों से मुलाकात करें और आपको 12 दिन का वक्त दिया जाता है, अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। ये सारी परिस्थितियां हर किसी के सामने हैं। ऐसे में अब ये माना जा रहा है चूंकि हर राजनीतिक दल जिनकी विधानसभा में कहीं कोई हैसियत है और कहीं ना कहीं उनकी कवायद मायने रखती है, उन तमाम पार्टियों से बातचीत के बाद अब एलजी को ये फैसला लेना होगा। लेकिन अब ये सवाल खाली यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अंदर जाकर सीधे तौर पे कह देते हैं हम तो पहले से चुनाव चाहते थे और हम चुनाव ही चाहते हैं और अब आप तुरंत दे दें फैसला, तो अब इस पे एलजी पे रहेगा क्या वो तुरंत कोई निर्णय लेने की स्थिति में आएंगे या एक प्रक्रिया के तहत कुछ और वक्त लगेगा। और ये वक्त कब तक का होगा, किस रूप में होगा, क्या वो 11 तारीख तक की सुनवाई का इंतजार करेंगे, ये सारी चीज़ें हर किसी के जहन में आ रही होगी। हमारे साथ चूंकि तमाम राजनेता जुड़ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल चंद मिनट पहले जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हो पहुंचे हैं, तो बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, सुधांशु मित्तल जी, जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के नेता और गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी के नेता है। तो गोपाल राय जी, क्या कहा जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी को? देखिए, आम आदमी पार्टी जो पहले कह रही थी, एलजी से पहले भी हमने लिखित रूप से निवेदन किया था कि दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए दिल्ली में एक ही रास्ता है कि चुनाव कराए जाए। आज दोबारा अरविंद केजरीवाल जी और मनीष जी दोनों लोग गए हैं और एलजी से हम दोबारा यही निवेदन करेंगे कि दिल्ली के अंदर विधानसभा भंग करके दिल्ली के अंदर चुनाव हो। पिछले 6 महीने से जो दिल्ली की जनता परेशान है उससे परेशानियों से मुक्त कराया जाए और दिल्ली में एक चुनी हुई ईमानदार सरकार आए। इन्हीं बातों को आज हम दोबारा जाकर के दोहराएंगे एलजी के यहाँ, जिससे कि दिल्ली की बेहतरी का रास्ता खुल सके। जयप्रकाश अग्रवाल जी, क्या लगता है वक्त अब भी लगेगा 11 तारीख तक का, जब सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट पड़ी है, या उससे पहले एलजी निर्णय ले सकते हैं कुछ? मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पार्टी को कुछ समझ आ गई और इन्होंने ये फैसला लेने की सोची के साथ दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। जोड़ तोड़ में ये भी बहुत शामिल थे, ऐसा नहीं है कि ये साफ छूट जाएंगे और सिर्फ बीजेपी शामिल थी। इनके विधायक भी घूम रहे थे इधर से उधर और बीजेपी के भी पूरी ताकत लगी हुई थी किसी तरह किसी को खरीद फरोख्त करें। 20 करोड़ का आरोप, 5 करोड़ का आरोप। तो मैं तो ये कहता हूँ एक सही फैसला होगा जो बहुत देर से होगा। दिल्ली वालों के साथ जो गुनाह हुआ है उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। आप पार्टी की सरकार थी, कोई एक कारण बता सकते हैं यहाँ से भागने का, कोई एक कारण। गोपाल राय जी बड़े आराम से कह रहे हैं कि हम तो बहुत दिन से कह रहे थे। सर, जब आपको समर्थन मिला था, आपकी सरकार थी, आप भागे क्यों? इसका जवाब कौन देगा? जो वायदे आपने दिल्ली की जनता के साथ किए थे वो वायदे आपने पूरे नहीं करे और इसीलिए आप भागने की कोशिश करी और छोड़ के भाग गए। आपने अपनी बात भी खराब करी और हमारी बात भी खराब करी। पॉलिटिक्स में ये तरीका सही नहीं है। जब आप कोई वायदा करके आए, आपको मौका मिला, आप हमें गलत साबित करते। मैं तो ये कहता हूं कि आप इतना बढ़िया काम करते, अपने वायदों को पूरा करते और ये दिखाते कि कांग्रेस गलत थी। लेकिन आप जो आपने गुनाह दिल्ली वालों के साथ किया उसकी माफी आपको मिलने वाली नहीं है किसी सूरत में। सुधांशु मित्तल जी, वक्त लगा लेकिन लगता है वो निर्णय की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में अब एलजी भी आ जाएंगे अब शाम की मुलाकात के बाद। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इंतजार अब भी 11 तारीख तक का करना होगा या अब आजकल में निर्णय लिया जा सकता है? प्रसून जी, जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें जो समय लगेगा वो पता नहीं। देखिए, क्योंकि क्या होता है, एलजी साहब को अपना फैसला जो है वो गृह मंत्रालय को भेजना है, उसके बाद कैबिनेट को उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको उस पर विचार करना है
और अगर कैबिनेट में कोई फैसला होता है तो वो फैसला फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी उस चीज को, उसका मूल्यांकन करते हैं, या सहमति या असहमति। अगर सहमति होती है तो फिर उसके बाद उसका जो है घोषणा निकलती है। तो ये तो अपनी एक जो कानूनी प्रक्रिया वो तो है ही है। मैं अभी दूसरे चैनल पे था जहां पे बिन्नी जी ने बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि कल मनीष सिसोदिया जी ने उनके सहयोगी को बुलाया और कहा कि भाई देखो, अरविंद केजरीवाल को तो साइड में रखो, 6 कांग्रेस के विधायक ये हमारे साथ आने को तैयार हैं और ये गणित समझाई और हम लोग मिलकर दोबारा सरकार बनाते हैं। तो मुझे वो ध्यान आई, वो एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब दोनों राजनीतिक पार्टियों का आचरण मैं 1 मिनट में आपको बता देना चाहता हूं। अभी गोपाल राय जी ने कहा कि हमने तो लिख के दे दिया था। गोपाल राय जी, आपने लिख के तो दे दिया था, उसके बाद एक चिट्ठी और लिखी थी 20 मई को, जिस चिट्ठी में कहा था नहीं 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 नहीं, अभी एलजी साहब अभी रुक जाइए, अभी विधानसभा को भंग ना करिएगा। ये आप ही ने लिखा था। तो कौन से लिखने की बात करे, भगवान जाने। आपको लगा कि कांग्रेस जो है अब आपको मजबूरी में समर्थन इसलिए दे देगी कि भाजपा को रोकना है। ये 20 मई की बात है, बहुत दिनों पहले की बात नहीं है। वैसे ये आपका चरित्र रहा है कि पहले भी बदल गए, फिर बदल गए और फिर हाई मॉरल ग्राउंड लेके बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली की जनता के सामने हमें कटघरे में खड़े होने की कांग्रेस की कोशिश थी, बड़े बयान सुन रहा था मैं। इन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया था तो उस समय एक और इन्होंने निवेदन करा था कि भाई इस विधानसभा को भंग कर दिया जाए। जो स्थिति तब थी वो स्थिति अब भी है, और वो 20 मई को भी थी। 3 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने वो नहीं माना। ये 14 फरवरी की बात है। तो खुद के घर आप लोगों के शीशे के पत्थर हम पे मार रहे हैं। हमारा तो तब भी स्टैंड वही था जो आज तक स्टैंड है। क्या स्टैंड था हमारा? हम अनैतिक काम नहीं करेंगे, हम सरकार अनैतिकता के साथ नहीं बनाएंगे, हम सिद्धांत रहित हीन राजनीति नहीं करेंगे। और जिस समय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें बुलाया जाएगा, हम अपना मत जो है स्पष्ट कर देंगे। वो आज कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो रहा इतिहास। अब देखते क्या होता है। मैं अधिकृत नहीं हूं ये कहने के लिए कि क्या भाजपा ने इसमें फैसला करके क्या कहा, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा चुनावों के लिए तैयारी किसी की तो भाजपा की है, और सबसे ज्यादा स्थिति भी किसी की तो भाजपा की है। विधानसभा में अगर लोकसभा में अगर विधानसभा शाह अगर गिनती करिए तो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिली, जिसमें से 7 सीटें वो हैं जो कांग्रेस के पास थी। 28 में से 25 इनके विधायक हार चुके हैं। उसमें हमारे को 60 सीटें मिली हैं 70 में से। उसके बाद हम पे इल्जाम ये था कि हम तो चुनाव से कतरा रहे, भाग रहे, डर रहे, ये हो रहा है, फराना हो रहा है, ढिमका होना रहा है। लेकिन सबको मालूम है राजनीतिक मूल्यांकन, सुधांशु मित्तल जी, और सारी स्थिति ईमानदारी से हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए। जी सुधांशु मित्तल जी, सबको मालूम है ये बातें। एक मिनट हम जरा मैंने बताते भी चले, हम देखते चल रहे थे कितने मिनट ले सकते हैं। 3.5 मिनट का समय लिया। लेकिन एक बात आज आपने अच्छी कही, अपने पूरे तकरीर में आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। ये एक आपने एक अच्छा काम किया आज, नहीं तो तमाम चीज़ें आप उपलब्धियां गिना रहे थे। सवाल हम जिस पे पॉइंट पे आ रहे थे, हमको लगता है उस पॉइंट पे हम लोग खड़े रहे, क्योंकि क्या बीजेपी के नेता इससे पहले करते, अब हम भी वो भी सुनाना चाहें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जयप्रकाश जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद हम जरा आ जाएं दिल्ली चुनाव पे। आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं क्या? मैं सुधांशु मित्तल जी से एक सवाल करना चाहता हूं। नैतिकता की बात कर रहे हैं ये, और सारा अनैतिक काम इन्होंने करा है इस बार। इनके जो ऑफिस बियरर थे वो टेप में पकड़े गए खरीद फरोख्त करते हुए, और सारी नैतिकता की बात सुधांशु मित्तल साहब कर रहे हैं। कैसे माना जाए कि ये शरीफ आदमी है? कैसे माना जाए कि इनकी नीयत साफ थी और कानूनी प्रक्रिया की वजह से 5 महीने इन्होंने दिल्ली में चुनाव नहीं कराए? इसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा, मैं थोड़ी दूंगा। नहीं, वो इनसे जवाब लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपको अब भरोसा है कि चुनाव दिल्ली में हो जाएंगे? बिल्कुल साफ तौर पर अब भरोसा है। लोकतंत्र में सरकार का मतलब होता है 50%+1। लोकतंत्र में सरकार का मतलब होता है 50%+1। अगर वो गिनती नहीं है किसी के पास, तो चुनाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। जबरदस्ती कोई करे, जबरदस्ती किसी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दें, एलजी साहब,
ये नहीं मान जा नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। गोपाल राय जी, आपको लगता है कि क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्थिति है उसमें अगर अगले 2-3 दिनों में हो जाता है तो ये जो झारखंड और कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं उसके साथ भी हो सकते हैं चुनाव, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है? देखिए, आ सकती है, क्योंकि अभी भी जो पहले भी जब 3 विधानसभाओं के दिल्ली के उपचुनाव घोषित हुए थे और 2 राज्यों के चुनाव घोषित हुए थे, उस दौरान भी चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो ये उपचुनाव नहीं होंगे और आम चुनाव की, पूरे दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्रश्न और यक्ष प्रश्न है, पिछले 6 महीने से दिल्ली नहीं जिसका समाधान चाह रही है कि अल्टीमेटली भाजपा क्या चाहती है। क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से गुपचुप तरीके से सुबह मुलाकात की, आज भी एक भी भाजपा का प्रवक्ता, एक भी भाजपा का नेता ये बताने के नहीं तैयार है सार्वजनिक तौर पर कि क्या भाजपा भंग करने की तरफ जा रही है। तो अभी एलजी साहब से हमारे प्रतिनिधि भी मिलने गए हैं। भाजपा जब तक अपना रुख साफ नहीं करती है, क्योंकि अभी मित्तल जी जो बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने राजनिवास से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक अपने सारे विधायकों के साथ मिल करके एक बार नहीं, बार बार शेर सिंह डागर का स्टिंग दे करके साफ किया है कि दिल्ली में बेईमानी से सरकार बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाजपा उसी के लालच में बार बार चुनाव को टाल रही है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा आज भी जी एक स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा का स्टैंड क्या है। हम इस कार्यक्रम में चाहेंगे कि स्पष्ट स्टैंड आ जाए। गोपाल जी, हम एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एक प्रोविजन अब भी बचा हुआ है कि इन 2 राज्यों के साथ हो सकते हैं और दूसरा प्रोविजन है कि जी नहीं, फरवरी में चुनाव हो, जब तक ये टर्म पूरा हो राष्ट्रपति शासन का, उसके बाद हो। और ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर है, चूंकि होम मिनिस्ट्री, उसके बाद कैबिनेट, जिसका जिक्र कानूनी तौर पर कर भी रहे थे सुधांशु जी, लेकिन हम ब्रेक के बाद इस पर आएंगे। ये कह दिया है कि चुनाव चाहते हैं और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट आज ही केंद्र सरकार को भेज देंगे। यानी सरकार को अब फैसला लेना है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। वो कितना वक्त लगता है इसका इंतजार थोड़ा करना होगा, लेकिन सभी दल चुनाव चाहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ये बात उपराज्यपाल के सामने तीनों पार्टियों ने रखी है और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, वो चाहते हैं कि मौजूदा वक्त में जिस चुनाव की तैयारी झारखंड और कश्मीर में हो रही है और 3 सीटों के उपचुनाव जो दिल्ली में होने थे, वहां पर यह चुनाव उनके साथ ही हो जाए। तो इसके 2 मतलब हैं। 3 सीटों के उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन चूंकि दिल्ली में जारी हो चुका है, तो क्या वो रिपोर्ट इस तेजी से जाएगी और फैसला इस तेजी से होगा जिससे कि चुनाव 3 सीटों के रुक जाएं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाए? ये एक पहला स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति है, क्या इन सवालों के बीच, मित्तल साहब हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आप लोग को क्या लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से राय है तुरंत चुनाव हो और 2 राज्यों में हो रहे हैं उनके साथ हो, और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये संकेत दिए गए थे अगर तुरंत फैसला लिया जाता है तो हो सकते हैं। ऐसा है प्रसून जी, संविधान के तत्वाधीन जो है चुनाव आयोग जो है, ये हक सिर्फ उन्हीं का है कि चुनाव वो कब करवाएंगे। अगर एलजी साहब का जो फैसला है वो जाएगा तो मुझे लगता है केंद्र सरकार जो है जल्द से जल्द इसमें फैसला करने वाली है। एक बार फैसला होता है, एक बार राष्ट्रपति का निर्णय होता है, अध्यादेश जारी होता है, उसके बाद ये फिर बॉल जो है वो चुनाव आयोग के पाले में आ जाएगी। जी जयप्रकाश अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि जैसे ही एलजी की रिपोर्ट जाएगी केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार तुरंत फैसला ले पाएगी? आप लोग को यह भरोसा है जयप्रकाश जी? पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो हाई कमांड है इनका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां बीजेपी बैठी है, इन्होंने पूरी छूट लोकल अपनी पार्टी को दी कि तुम जो मर्जी करो, किसी तरह सरकार बनाओ दिल्ली में बीजेपी की। जब वो फेल हो गए, किसी को खरीद नहीं पाए, कोई इनके चक्कर में नहीं आया, तब उन्होंने ये फैसला दिया और आदेश दिया कि आप ये कहो जी हम सरकार नहीं बना सकते, और हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद अब एलजी साहब के पास कोई चारा नहीं है। जब तीनों पार्टियां ये कह रही हैं, नंबर है नहीं, तो तीनों पार्टियां कह रही हैं जी चुनाव कराओ, तो एलजी साहब क्या करेंगे? एलजी साहब 5 महीने राज कर चुके खूब मजे में, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था और सरकार देनी चाहिए। गोपाल राय जी, हम ब्रेक से पहले आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे, क्या आपको भरोसा है कि तुरंत चुनाव हो जाएंगे?
उनके हाथ कटे हुए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, चुनाव कराने पड़ेंगे उनको। गोपाल राय जी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत डिसीजन लेगी, क्योंकि एलजी की रिपोर्ट सेंटर के पास जानी है? देखिए, मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत डिसीजन लेने में थोड़ा डिले करेगी, क्योंकि बदनामी के डर से ये तो उन्होंने लिख करके दे दिया कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन डिले करेगी, क्योंकि अभी भी उनको ये लगता है अपने इंटरनल रिपोर्ट में कि शायद अगर ये जनवरी फरवरी में चुनाव टाल लें तो थोड़ा सा हमारे पक्ष में माहौल हो जाएगा। क्योंकि 6 महीने में दिल्ली की जनता को जिस तरह से इन्होंने रुलाया है और एक भी काम दिल्ली की जनता का नहीं किया, उससे इनके मन में भय है। और उसी भय का परिणाम था 6 महीने का टालना। देखिए, एक लकीर आपने खींच दी, रणनीति क्या होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रणनीति हो या फिर तमाम राजनीतिक दलों की हो। अब एलजी को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी है और केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, और जो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी उसके बाद भंग का ऐलान, उसके बाद चुनाव आयोग के पाले में गेंद आ जाएगी कि वो फैसला करे कि कब चुनाव कराने हैं। लेकिन अब रणनीति क्या होगी, ब्रेक के बाद। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेजेंगे, क्योंकि तीनों राजनीतिक दलों ने इस बात का जिक्र किया है कि दिल्ली में वो चुनाव चाहते हैं। यानी अभी तक जो एक ऊहापोह की परिस्थिति बनी हुई थी, वो पहली बार दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों की इस राय के बाद खत्म हुई है कि चुनाव होने चाहिए, राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू करना चाहिए, विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए। ये सवाल लगातार गूंज रहे थे। जी सुधांशु मित्तल जी, राजनीतिक तौर पर यह माना जाता है कि चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, और संयोग से स्ट्रेटजी बनाने की सबसे बेहतरीन स्थिति में दिल्ली में बीजेपी ही के पास है। चुनाव का फैसला उसे ही लेना है, केंद्र में आप ही की सरकार है। क्या यह लग रहा है कि दोनों राज्यों के साथ अनुकूल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जाहिर है बीजेपी पूरी तैयारी के साथ कूदी है, महाराष्ट्र में तुरंत जीत मिली है, हरियाणा में तुरंत जीत मिली है, या लगता है नहीं अभी चीजें दिल्ली को अलग से देखा जाना चाहिए? सुधांशु जी। प्रसून जी, जहां तक जन आदेश का सवाल है और जनता की आकांक्षाओं का सवाल है, उसके प्रति भाजपा पूर्णतः आश्वस्त है। बहुत कयास से लगाई जा रही थी जब महाराष्ट्र की और हरियाणा के चुनाव हुए थे कि केंद्र सरकार में भाजपा के आने के बाद लोगों में निराशा आई है, ये आई है, वो आई है। वो चीजें बड़ी सामने सबके स्पष्ट है। और जैसे मैंने आपसे कहा, दिल्ली में खास तौर से दिल्ली का क्योंकि एक विशेष परिप्रेक्ष्य है, उसमें वैकल्पिक राजनीति के जो सरगना थे, उनकी नकारात्मक राजनीति या उनकी राजनीति जिसमें उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से भाग गए, ये सारा दिल्ली की जनता ने देखा। और इसीलिए लोकसभा में जो अप्रत्याशित जनादेश हमें दिया और उसके बाद लगातार जिस तरह जन समर्थन हम लोगों को मिलता आ रहा है और नेतृत्व की विश्वसनीयता, जिसमें आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो आपको बतला दूं कि केंद्र सरकार की विश्वसनीयता, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आदर सम्मान और उनके प्रति जो विश्वास है लोगों में, इसलिए भाजपा में तो कहीं किसी तरह का इसमें किंचित भी कोई संशय नहीं है। यानी इसका मतलब है आपको लगता है कि बहुत तेजी से निर्णय लिया जाएगा केंद्र सरकार के जरिए? जी, जब राष्ट्रपति जी की, जब उपराज्यपाल जी की सिफारिश जाएगी तो उसके, अरे भाई मैं खत्म कर लूं ना, उसके बाद क्या कहते हैं, जय भाई बोलते रहिएगा। जुमले आपको भी आते हैं, जुमले मुझे भी आते हैं, लेकिन बेसिक तहजीब यह है कि जब आप बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता, मैं भी बोलूं तो आप बीच में ना बोलिए। आगे चलें, आगे चलें। आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, ये और याद रख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा आगे चल रहा, मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार जो है इस स्थिति में, देखिए एक स्थिति और भी है कि अगर जब तक भंग नहीं होगी तब तक हमें ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनको करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे ध्यान है, उपचुनावों की आखिरी नामांकन की तिथि जो है शायद 5 तारीख है। तो इसको देखते हुए अगर चुनाव की रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भेजते हैं, नहीं हम इसी पर आ रहे थे मित्तल साहब कि 48 घंटे का वक्त है, जब तक नॉमिनेशन फाइल होने से पहले ये चुनाव आयोग के सामने कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्थिति बनती है कि उस राज्य में अगर चुनाव होना है तो फिर उपचुनाव ना हो, और वो चूंकि आप ठीक कह रहे हैं वो 5 तारीख है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक और जी प्रश्न जी, आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि उपचुनावों का 2 दिन पहले तक भी, आखिरी दिन तक भी, जब तक कि विधानसभा जीवित है तब तक वो उपचुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। चाहे नामांकन होने के बाद भी अगर विधानसभा भंग होती है तो तब खत्म होगा। जब तक कि विधानसभा भंग नहीं होती तब तक ये उपचुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उसका कोई 2 दिन का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं निकलने वाला। मतलब वही है, विधानसभा भंग अगर इस 2 दिनों में हो गई ना मित्तल साहब, वही हम कह रहे हैं, अगर इस 2 दिनों में विधानसभा भंग हो गई तो उपचुनाव
ठप हो जाएंगे और चुनाव की दिशा में बढ़ जा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं अगर विधानसभा भंग हो गई अगर तब 2 दिन के बाद भी भंग हो गई तब भी यही होगा। नहीं नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव दिल्ली में जब हुआ था तब आप लोग सत्ता में थे, आप ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की निगाहों में भी थे, निशाने पर भी थे। लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है, आप तीसरे नंबर पर खड़े हैं, सत्ता में केजरीवाल आकर भी केजरीवाल नहीं है जिनके समर्थन से वो थे, आप ही के समर्थन से थे। बीजेपी सब जगह चुनाव जीतते हुए आ रही है और नरेंद्र मोदी जाहिर है कहीं ना कहीं स्टार हैं इस दौर के। स्ट्रेटजी कांग्रेस की क्या होगी? सुधांशु मित्तल साहब अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं आज की तारीख में, और ये बीजेपी के फैसले के खिलाफ काली बास्केट पहन के आए हैं। ये भी मैंने देख लिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोच रही, कमाल है। बंदर को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ये हाल बीजेपी का है इस समय। तो अब कोई स्थिति नहीं है, हम एक मजबूत राजनीतिक पार्टी हैं, इनके कहने से कमजोर नहीं होंगे। एक वक्ती तौर पर एक शिकस्त हमें मिली और हमें मालूम है, लेकिन हमने किसी भी सूरत में सेवा करने में दिल्ली वालों की कोई कमी नहीं छोड़ी, दिल्ली के नक्शे को बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई राजनीतिक फैसला हमारा इस तरह से गिरा हुआ नहीं है, आप कहीं हमें टोक नहीं सकते। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते सियासत में, जितने वायदे चुनाव से पहले करते हैं उनको पूरा करते हैं। इनकी तरह अच्छे दिन के नारे देकर काला धन आएगा फलाना और ढिंका, आपने दिल्ली वालों को गुमराह किया, सारे हिंदुस्तान को गुमराह किया। आप जानो उसका जवाब आपको देना है। हम तो सवाल खड़े करेंगे, जब आप ताकत में हैं तो हमारा फर्ज है सवाल करना आपसे कि आपने दिल्ली वालों के साथ ये गुनाह क्यों किया, आपने 5 महीने क्यों खराब करे, आपने एलजी साहब को ताकत क्यों दी जी। आप सरकार में थे और आपका काम था ये देखना कि दिल्ली में लोकतंत्र बना रहना चाहिए और यहाँ एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। इनके पास अच्छा एक सवाल और है मेरा जी सुधांशु मित्तल साहब से। चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम बिजली के 30% दाम कम करेंगे, ये चुनावी वायदा था। 5 महीने से सेंटर में ये है, नीचे यहाँ एलजी साहब है, मुझे बताइए क्या इन्होंने अपना चुनावी वायदा पूरा कर लिया? और भी बहुत सारे वायदे नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। हमारे लेकिन गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। गोपाल राय जी, हम एक चीज देख रहे हैं कि करप्शन और महंगाई ये 2 मुद्दे उस चुनाव में भी थे, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी सत्ता में थी, आप लोग जो चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव के मद्देनजर सामने जब आप खड़े हैं, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आज बीजेपी सत्ता में है, मुद्दे वही हैं कमोवेश, स्ट्रेटजी अब क्या होगी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी 2 है। पहली बात कि जिस बात की चर्चा अभी कर रहे थे सुधांशु जी, हमारे पास विधानसभा चुनाव में 28 सीट मिली थी, हमें बहुमत नहीं मिला था। 28 सीट के माध्यम से हमने जो 49 दिन की सरकार चलाई, हमने जो जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया। भ्रष्टाचार जन लोकपाल के लिए आंदोलन पैदा हुआ था, कांग्रेस ने कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ देंगे। विधानसभा में जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस ने भाजपा के साथ मिलकर के वोट किया, 42 वोट उनके पक्ष में गए, 28 हमारे पास था, हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। आज की तारीख में हमने तब भी कहा था पूरा कर दिया, आज की तारीख में कौन सा वायदा पूरा करा आपने? दिल्ली नहीं, ये तो बताओ कौन सा वायदा पूरा करा? क्या झूठ बोल रहे हैं आप? हमने बिजली के दाम कहा था आधे की, हमने आधा किया। हमने कहा था पानी हम फ्री करेंगे, हमने पानी फ्री किया। हमने कहा था भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, हमने महंगाई कम की। हमने कहा था दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमने सुरक्षा कम किया। हमने दिल्ली को जो वादा किया था हर वादा पूरा किया। और आज सुरक्षा कम कर दी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, कोई नहीं, कोई वादा पूरा नहीं केजरीवाल के नेतृत्व में जो 49 दिन में काम हुआ था उसे 5 साल करने के लिए बहुमत की दरकार लेकर के हम दिल्ली की जनता के पास जाएंगे। और दिल्ली भी यही चाहती है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, देश उनको दे दिया है, देश चलाएं, देश में अच्छा काम करके दिखाएं। दिल्ली में हम बहुमत चाहते हैं और दिल्ली में भी हम एक बेहतर काम करके दिखाना चाहते हैं। यही हमारा स्ट्रेटजी है, यही रणनीति है। उसी बहुमत के लिए हम दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे। और पिछले 5 महीने से हम इसलिए लड़ रहे हैं कि दिल्ली में जितनी जल्दी बहुमत की सरकार बनेगी, 49 दिन का काम 5 साल तक करेंगे हम। सुधांशु जी, आप कोई छोटा सा कमेंट करेंगे तो हम ब्रेक भी लेंगे। जी, एक कहते हैं नाव नाव कितने बार जजमान आ गई आगे, ये तो 3 की बातें। अब आगे एक चीज बतलाना चाहता हूं, 49 दिन के एक वंडरलैंड जो है, 49 दिन का कमाल,
वो आगे होगा। उसी 49 दिन के कार्यकाल को देखते हुए इनको 0 मिला था लोकसभा के अंदर, और 70 में से 60 सीटें हम जीते, 10 सीटें ये जीते। उसमें भी समझ लीजिए अपनी जो इनके 28 सीटें थी उसमें से 3 सीटें ये जीते, वो 25 इनके हाथ से वो भी निकल गई थी। तो बड़े बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी नौटंकियां करना बहुत अच्छी बात है। ओके, हम ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए ले रहे हैं कि आखिरी हिस्से में जरा आएंगे, क्योंकि अब दिल्ली के वोटर, जनता, हर कोई जानना चाहते हैं कि अब वाकई अगले 48 घंटे के भीतर भंग हो जाएगी दिल्ली विधानसभा या नहीं होगी। क्या मत है पॉलिटिकल पार्टीज का? ब्रेक। तीनों राजनीतिक दलों से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल के दफ्तर से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि सभी पार्टियों ने दिल्ली में सरकार बनाने में अपनी स्थिति बताई है कि वो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए अब वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे। एलजी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, और इन सब के बीच हमने एक सवाल पूछा था, क्या केजरीवाल रोकेंगे मोदी का विजय रथ? इसमें 60% लोगों की राय है नहीं रोक पाएंगे, लेकिन 40% कह रहे हैं रोक पाएंगे। अग्रवाल साहब, आपसे आखिरी कमेंट हम चाह रहे हैं। लगातार बीजेपी जीत रही है, लगातार मोदी नायक हैं, चुनाव में जीत दिलाने के मंत्र के साथ दिल्ली में ये रथ रुक सकता है क्या? सर, कांग्रेस ने दिल्ली वालों की बहुत सेवा की है। हमने 15 साल में दिल्ली के नक्शे को बदला है। 1500 कॉलोनियां बसाना, उनके लिए काम करना, फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवेज बनाना, ये सपना किसका था? किसी ने पूरा करा इसे? बाहर से लोग आते थे, कहते थे दिल्ली का नक्शा बदल गया। हर बार में दिल्ली का नक्शा बदल गया। प्रकाश जी, ये रथ रुकेगा या नहीं रुकेगा? जान से कोशिश करते हैं कि उस गरीब आदमी को, कमजोर को, परेशान को जी सर हम ही रोकेंगे। कोई रथ वथ नहीं चल रहा कहीं, ये सब ख्वाब बना। गोपाल राय जी, रथ रुक जाएगा? विजय रथ बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, ख्वाब है इनके। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का रथ पूरा हो चुका है। देश की सत्ता उनके हाथ में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का रथ चलेगा। 49 दिन का काम 5 साल तक होगा। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। 45 से 50 सुधांशु मित्तल जी, ये सब सुन के कैसा लगता है? हालांकि दर्शकों में 1000 आए हैं एसएमएस, हम बता दें, जिसमें 60% लोग का कहना है रथ नहीं रुकेगा, 40% का कहना है रथ रुक जाएगा। आखिरी कमेंट सुधांशु जी। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जय भाई के लिए और गोपाल जी के दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। हम ब्रेक ले रहे हैं, बस चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर दिल्ली का चुनाव है, और दिल्ली के चुनाव को लेकर समूचे देश में कहीं ना कहीं एक इसलिए हर की नजर है क्योंकि दिल्ली ने आंदोलन के जरिए दिल्ली में सियासत को बदला था, और अब लगातार लंबे वक्त के बाद दोबारा चुनाव की परिस्थितियां और बिसात फिर से सजने को तैयार है। तो छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।